सेठी साहब, सवाल तो आज आपसे बहुत से पूछना है क्योंकि कुछ आलमी मंजरनामे पर हलचल इस नौयत की है कि गेम चेंजर समझा जा रहा है उसको। पोशीदा उसके मुहर्रिकात क्या हैं वो अपनी जगह पर अहम, लेकिन कल एक बात मिस हो गई। वो सेनेट इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इत्तेहादी हुकूमत, इन सब से जुड़ी थी। सारा जो मेला सजा सेनेट इलेक्शंस का, जिसमें हमने मिसाली हम आहंगी और ताउन देखा हरीफों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसकी आपने मंतक समझाने की कोशिश की और आपने कहा कि मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं फर्दर भी बता दूंगा, लेकिन मुख्तसर वक्त होने की वजह से मैं आपसे जान नहीं पाई कि नंबर गेम की दौड़, तगो दो और फिर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की जितनी कोशिश, जोड़ तोड़ और उसमें ताउन हासिल करना, ये सब किस लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज काफ़ी अरसे से ये चर्चा तो है ना कि एक नई अमेंडमेंट आनी है, 27th अमेंडमेंट। इसमें गवर्नमेंट के लोगों ने भी ये कहा कि हाँ आएगी, सब यही समझते हैं कि आएगी और डिनाइल भी नहीं है। अब उसमें क्या होगा और क्या ज़रूरत है उसकी, इसके ऊपर खामोशी है और मैं समझता हूँ समझ आती है खामोशी क्यों है। 26 के ऊपर भी बड़ी खामोशी थी, आखिरी वक्त तक हमें नहीं बताया गया था कि क्या करने जा रहे हैं और कैसे। आपको याद है जी। चिड़िया भी फेल हो गई थी इसमें, हमें इतनी सख्ती से वो बात रोकी गई थी, मगर बाद में ऐसा ऐसा समझ आ गई कि ताल्लुक उसका जो था मेनली जुडिशरी के साथ था। अब मेरा ख्याल है आपको पता है कि आखिरी वक्त पे उस वक्त मौलाना ने तावन आधा ही किया, पूरा तावन नहीं किया था। तो जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ जो है उसको ख़त्म करके और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। मगर मेरा ख्याल है वो मामला तय टेम्परेरली तो हो गया था ताकि वो काम आगे चले, मगर परमानेंटली पक्की सोल्यूशन नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि शायद ये मामला अधूरा रह गया था, इसको भी पूरा करेंगे अगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। मगर क्योंकि काम तो चल ही रहा है तो फिर इतनी अर्जेंसी तो नहीं है उसकी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ काम तो चल रहा है। अच्छा, मगर चले बना लेंगे वो, तो फिर क्या और क्या हो सकता है जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है? क्योंकि ये तो सब तस्लीम करते हैं कि जी आनी है, होगी, हक है एंड सो ऑन, और ये सारी भाग दौड़ जो हुई है इसका तो यही मतलब है नंबर्स गेम वाज इम्पोर्टेंट फॉर 2/3 मेजोरिटी। तो इसलिए अब ये इसके ऊपर तो सब चुप है, मगर स्पेकुलेशन हो सकती है, थियोराइजिंग हो सकती है, लोग अपने अपने इम्प्रेशंस या अपनी अपनी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे सोच रही है या एस्टेब्लिशमेंट ऐसे सोच रही है, मगर सोचा जा भी सकता है। तो मैं इसमें थोड़ी सी ऑन दिस बेसिस कि ये मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है कि शायद ऐसे हो, जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो, मगर शायद ऐसे हो। इशू क्या है इस मुल्क में, हमेशा हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो आया है उसने हैंड पिक चुन चुन के आर्मी चीफ को लगाया है, और ये तारीख से काम ऐसे ही चलता आ रहा है। और जब से जमहूरियत आई है और ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया, 1988 में मोहतरमा आई तो उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब प्रेसिडेंट थे, और पावर्स उनके पास थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की। और वो ही, और उनको सिर्फ ये नहीं थी कि आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट की, उन्होंने उनके पास डिसमिस ऑफ द गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट भी थी, जैसे जियाउल हक साहब लाए थे 58(2)B आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट जिसे कहते थे। और वो फिर इसहाक खान साहब ने इस्तेमाल भी की। उन्होंने अपने दौर में 2 आर्मी चीफ लगाए, एक के ऊपर उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया नवाज शरीफ के साथ, फिर दोनों को जाना पड़ गया, और दूसरी दफा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिसमिस किया, बेनजीर भुट्टो साहब को एक दफा डिसमिस किए। वो पावर था फारूक लगारी के पास भी, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का और प्रेसिडेंशियल डिसमिसल का। उन्होंने भी मोहतरमा की जो चॉइस थी फॉर आर्मी चीफ वो एक्सेप्ट नहीं की और अपना जहांगीर करामत साहब को लगाया जो कि उनकी चॉइस थी। और ये मामला चलता रहा 1997 तक। जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने ये प्रेसिडेंट का जो पावर था 58(2)B 13th अमेंडमेंट किया और उसको फारग कर दिया, और सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ चला गया, और वो फिर आगे से उन्होंने सिलेक्ट करना शुरू किया आर्मी चीफ को। अच्छा, अब आपने देखा कि वो मसले हल नहीं हुए।
जब भी लड़ाई झगड़े होते थे तो गवर्नमेंट डिसमिस हो फिर फारिग हो जाती थी, और आपने आर्मी चीफ सेलेक्ट करने के साथ भी मसला हल नहीं हुआ। और ये एक सोर्स ऑफ टेंशन रही बिटवीन द आर्मी एंड द प्राइम मिनिस्टर। मैं ये समझता हूँ कि अब वो सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि जब जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने आते सार उन्होंने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया और ये पावर वापस ले लिया अपने पास। और प्लस उस वक्त तो खैर वो आर्मी चीफ थे तो उन्होंने सिर्फ डिसमिसल की पावर ली, मगर फिर उन्होंने 17th अमेंडमेंट की 2003 में गालबन, जिसमें उन्होंने 58(2) भी अपने हाथ पे वापस ले लिया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जरदारी साहब आए तो उन्होंने 18th अमेंडमेंट करके वो पावर खत्म कर दी और प्राइम मिनिस्टर के पास दे दी पावर टू अपॉइंट द आर्मी चीफ, एंड ऑल्सो जो प्रेसिडेंट की पावर थी टू डिसमिस गवर्नमेंट वो भी खत्म कर दी। मगर आपने देखा मसला हल नहीं हुआ ना। नवाज शरीफ साहब ने फिर सिलेक्शन जो की आर्मी चीफ की, वो आर्मी चीफ के साथ नहीं चल सके और फिर फारग हो गए वन वे और दी अदर। इसी तरीके के साथ इमरान खान साहब ने भी कोशिश की कि वो अपना आर्मी चीफ लगाए और जो लगा था उसके साथ काम करने की कोशिश करे, तो वो काम नहीं चला, लड़ाई झगड़े हो जाते। तो ये जो मामला रहा है ना आर्मी चीफ का, जब तक ये सियासतदानों के पास ये पावर रही है तो प्रॉब्लम्स ही रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ। प्रेसिडेंट के पास रखे या प्राइम मिनिस्टर के पास रखे, मसला हल नहीं होता। तो ये मामला अब मैं समझता हूँ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस हो गया है, क्योंकि इस स्टेज पे वी ऑलरेडी हैव अ हाइब्रिड गवर्नमेंट, और हाइब्रिड गवर्नमेंट के अंदर वी नो वेयर द पावर कम्स फ्रॉम। ठीक, तो ये अब अनफॉर्चुनेट है ये मामला, जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया है। और ये इमरान खान की गलती है कि एक तरफ अपने पास पावर रखना चाहते थे और गलत इस्तेमाल किया, और अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है जिसके साथ डेडलॉक हो गई है। वो मैं अंग्रेजी का मुहावरा कहता हूँ कि एक तरफ एक इररेसिस्टिबल फोर्स है, दूसरी तरफ एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट है। एक वो फोर्स है जिसे आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो फोर्स है जो कि हिला नहीं सकते। तो अब कैसे इसको हल किया जाएगा? तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है कि सोच कहीं बन जाए या बन रही है या शायद ना भी बने, मगर अगर ये पावर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ जी, ये पावर और डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट ये फिर रिवर्ट हो जाए 58(2)(b टू द प्रेसिडेंसी अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ठीक, तो एक मसला एक हद तक हल हो सकता है कि अश्योरेंस मिल सकती है टू दी ऑल आर्मी चीफ्स के एक कैप्रिशियस, एक मूडी प्राइम मिनिस्टर गड़बड़ ना करे और आगे जैसे पहले होता रहा है। मगर इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट भी गड़बड़ कर सकता है ना, तो एक सिविलियन प्रेसिडेंट को, सिविलियन प्रेसिडेंट भी होते हैं जी, तो क्या ये मुमकिन है ये पावर जो है ये सिविलियन से ले ली जाए किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और ये कोई ऐसी कमेटी को दे दी जाए या एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दे दी जाए जिसके अंदर सारे चीफ्स रिप्रेजेंटेड हों, तो इस किस्म की चीज हो सकती है। अब आई डोंट नो क्या सोच है, मगर इसके साथ ये होगा कि ये जो कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़े चलते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगे, और अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं तो ये सारी जो टेंशन है इस वक्त बिटवीन एक कैदी और एक लीडर, ये भी खत्म हो सकती है। फिर गारंटीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप अगर एक इलेक्शन, क्लीन कार्ट इलेक्शन कराते हैं और इमरान खान अगर पावर में भी आ जाता है तो उसके पास वो पावर ही नहीं होगी टू डिसमिस द आर्मी चीफ या उसके साथ को पंगा लेने की, और ये मिल के काम हो सकता है और प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड अगर इस किस्म के कोई फॉर्मूले बन जाएं या बना ले जाएं लोगों के लिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बनाएं, मैं तो हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करता हूँ, मगर सिविलियन सुप्रीमेसी में हमने देखा है कि सिविलियंस भी जो ना ये कांट बी ट्रस्टेड अनफॉर्चुनेटली। जिस किस्म के हमारे लीडर्स आए हैं उन्होंने भी बड़ी गड़बड़ की है, और अगर गड़बड़ की है तो फिर इसको कोई बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत पड़ गई है, जैसे अब एक हाइब्रिड रेजीम का बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27th जो है इसमें क्या लाएंगे, कैसे करेंगे, ये जो सारे रूमर्स चल रहे थे कि आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंसी से हटाना है, नहीं हटाना, क्या होना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पता नहीं इनकी ओरिजिन क्या है, शायद इस किस्म की सोच की ओरिजिन है, आई डोंट नो।
मगर मैं समझता हूँ कि ये मामले को भी अब तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखिए ना, हमारी वो प्योर डेमोक्रेसी तो है नहीं, ना ही वो चली है यहाँ से, जब भी ऐसे कोशिश की है। तो अब ये हाइब्रिड रेजीम जो है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो ये लॉजिकल एक्सटेंशन होगा हाइब्रिड रेजीम का, कि इंस्टीट्यूशनली भी पावर शेयरिंग हो जाए। अभी तो एक एड हॉक बेसिस पे चल रहा है ना, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर ये हो जाए तो मे बी, जस्ट मे बी, सम पीपल माइट थिंक कि दिस इज द वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आई वांट टू से मोर देन दिस, आई डोंट नो क्या सोच है क्या नहीं है, मगर ये चीज भी मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की है, और वहां भी यही है कि यार हो सकता है कि इस किस्म की सोच कहीं बन रही हो, बट अगर बन रही है तो मुझे नहीं पता, और ये मैं ना, ये मेरी तजवीज है, ये मेरा एनालिसिस है कि इस तरीके की सोच भी बन सकती है कहीं ना कहीं। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस सेठी साहब। जो अभी हमने माजी करीब में कुछ रूमर्स भी सुने, आपने बड़ा अच्छा उसका कनेक्शन बनाया, और जो पाकिस्तान की एक देरपा मुश्किल है जिसकी वजह से जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो बरतरफ की जाती रही, घर भिजवाई जाती रही, मुद्दत पूरी ना कर सकी, शायद उसका और उस बहरान का हल हो जाए जो हर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत से सवाल उभर रहे हैं इसके बतन से, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में फिर सही जैसे इस अमेंडमेंट का कोई ड्राफ्ट आता है सामने, या 2/3 अक्सरियत से ये गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाहती है उसके खदोखाल हमारे सामने आएंगे तो आपसे बात करेंगे।